वालेकुम क्लास। आज हम देखते हैं चैप्टर 25 मैनी डिफरेंट डेट। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे इसमें डोमेस्टिक बॉन्ड्स हैं, फॉरेन बॉन्ड्स और यूरो बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सिक्योरिटी एंड सीनियरिटी क्या होती है, रीपेमेंट प्रोविजंस क्या हैं और डेट के कवर्नेंट्स क्या हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और वारंट्स क्या होते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या क्या इनोवेशंस हुई हैं। So bond terminologies में देखते हैं पहले foreign bonds, bond that are sold to local investors in another country's bond market। यानी पाकिस्तान में जो है अगर कोई बॉन्ड इशू हुआ है और वो किसी फॉरेन कंपनी ने किया है तो ये फॉरेन बॉन्ड कहलाएगा हमारे लिए। तो यंकी बॉन्ड्स हैं, ये बेसिकली जनरल टर्म है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। अ बॉन्ड सोल्ड पब्लिकली बाय अ फॉरेन कंपनी इन यूएस, उसको यंकी बॉन्ड कहते हैं। सैमुराई बॉन्ड जो है बॉन्ड सोल्ड बाय फॉरेन कंपनी इन जापान कहलाता है। यूरो बॉन्ड मार्केट क्या है? When European and American multinationals are forced to tap into international markets for capital, तो वो यूरो बॉन्ड मार्केट कहलाएगी। और ये कहीं भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि वो यूरोप में हो, वो पाकिस्तान में भी हो सकती है। फिर इंडेंचर और ट्रस्ट डीड क्या है? द बॉन्ड एग्रीमेंट बिटवीन द बॉरोअर एंड ट्रस्ट कंपनी, वो बेसिकली ट्रस्ट डीड कहलाती है या इंडेंचर कहलाता है। फिर रजिस्टर्ड बॉन्ड का एक कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड इन विच द कंपनीज रिकॉर्ड्स शो ओनरशिप एंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर पेड डायरेक्टली टू ईच ओनर। ठीक, तो जो स्टेटमेंट्स में हर ओनर की डिटेल्स है वो इजीली अवेलेबल हो तो वो रजिस्टर्ड बॉन्ड कहलाएगा। बेरर बॉन्ड होता है, द बॉन्ड होल्डर मस्ट सेंड इन कूपन्स टू क्लेम इंटरेस्ट एंड मस्ट सेंड अ सर्टिफिकेट टू क्लेम द फाइनल पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो ये बेरर बॉन्ड है, क्योंकि जिसके पास होगा उसका जो है वो माना जाता है। इस वजह से इसके साथ जो है वो इंटरेस्ट के कूपन्स होते हैं। तो कूपन्स आप भेजते इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं और फिर फाइनल क्लेम के लिए प्रिंसिपल पेमेंट क्लेम के लिए आपको अलग से एक सर्टिफिकेट भिजवाना पड़ता है। फिर एक कॉन्सेप्ट है अक्रूड इंटरेस्ट का, द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट सिंस द लास्ट कूपन पेमेंट। फर्स्ट करें 3 साल पहले आपको कूपन पेमेंट हुई थी तो उसके बाद आपने क्लेम नहीं की तो अब तक का जो इंटरेस्ट है वो अप्रूव हो चुका हुआ है, आप क्लेम कर सकते। अगर हम बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो ये एग्जाम्पल हमारे सामने है, समरी है बेसिकली बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है उसकी समरी है। 8.25 सिंकिंग फंड वेंचर है 2022 का, इशूड बाय जेसी पेनी। जेसी पेनी ने इसको इशू किया हुआ है, 8.25% है वो इस पे कूपन रेट। तो इसमें ट्रस्टी लिखा हुआ है बैंक ऑफ अमेरिका, नेशनल ट्रस्ट और सेविंग्स एसोसिएशंस। राइट्स ऑफ डिफॉल्ट लिखा हुआ है ट्रस्टी और 25% ऑफ डिबेंचर होल्डर्स मे डिक्लेयर द प्रिंसिपल ड्यू एंड पेएबल। तो उस वक्त जो है वो डिफॉल्ट का राइट जो है वो एक्सरसाइज होगा। रजिस्टर्ड के आगे फुली रजिस्टर्ड का एलिमेंट आपको नजर आ रहा है। डिनोमिनेशन उसकी $1000 की है। अमाउंट इशू, टोटल अमाउंट जो इशू की है वो $250 मिलियन है। इशू डेट है 26 अगस्त 92। ऑफर्ड क्या? Issued at a price of 99.489% plus accrued interest proceeds to company जो मिली वो 98.614 है through फर्स्ट बॉस्टन कॉर्पोरेशन। फर्स्ट बॉस्टन कॉर्पोरेशन के थ्रू इन्होंने इशू किया। इंटरेस्ट उन्होंने लिखा हुआ है 8.25% पर एनम के हिसाब से, पेबल फरवरी 15 एंड अगस्त 15, यानी सेमी एनुअल पेमेंट्स होती हैं। सीनियरिटी लिखी हुई है, रैंक्स पैरी पासो with other unsecured unsubordinated debt। तो ये unsecured unsubordinated debt की कैटेगरी में फॉल करता है। सिक्योरिटी के हवाले से क्लियरली लिखा है कि इट्स नॉट सिक्योर्ड, कंपनी विल नॉट परमिट टू हैव एनी लियन ऑन इट्स प्रॉपर्टी
or assets without equally or ratably securing the debt securities. मेच्योरिटी बताइए 15 अगस्त 2022 की। इसको सिंकिंग फंड का है। Annually from August 15, 2003, sufficient to redeem 12.5 million principal amount plus an optional sinking fund of up to 25 million. यानी आहिस्ता आहिस्ता सिंकिंग फंड इसके लिए ये कह रहे हैं जिसको हमने जनरली पास्ट में डिस्कस किया होगा कॉलेबल कैश फंड। तो हर साल जो है वो 12.5 मिलियन मैक्सिमम 25 मिलियन जो है वो एलोकेट किया जाएगा। जो लोग अप्लाई करेंगे उनको जो है वो प्रिंसिपल पेमेंट मिल जाएगी इस टाइम, अब इस अमाउंट के फिनिश होने से पहले अगर उन्होंने अप्लाई किया। कॉलेबल है एट होल और इन पार्ट ऑन और आफ्टर, वो क्लियरली उसने 15 अगस्त 2002 यानी हाफ लाइफ के बाद जो है उसने कहा है कि आप कॉल कर सकते हैं। एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी with at least 30 days but not more than 60 days notice to each August 14 as follows, schedule inserted, अलग से शेड्यूल भी बता दिए। और बॉन्ड की मूडीज की रेटिंग है वो बी। ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। सो मूडी की बी रेटिंग जो है वो इसको रीजनेबली सेफ कह रही है, लेकिन अगर ये रेटिंग फर्दर नीचे गई तो ऑब्वियसली ये डिफॉल्ट की पोजीशन में चला जाए। तो जी फर्दर बॉन्ड टर्मिनोलॉजी में हम बात करें डिबेंचर्स क्या हैं। ये लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड इश्यूज हैं स्पेशली ऑन डेट के हवाले से। फिर मॉर्गेज बॉन्ड्स भी होते हैं लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड डेट, इसके अगेंस्ट अब आपके पास प्रॉपर्टी जो है वो एज ए सिक्योरिटी होती है, इसलिए इसको सिक्योर्ड डेट का है। ऑफन कंटेनिंग अ क्लेम अगेंस्ट अ स्पेसिफिक बिल्डिंग और प्रॉपर्टी। फिर एसेट बैक सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं। द सेल ऑफ अ कैश फ्लोज डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पेसिफिक सेट ऑफ बंडल्ड एसेट्स। ये मशीनरी भी हो सकती है, ये कोई और फिजिकल एसेट्स हो सकते हैं जिनकी बैकिंग पे आप जो है सिक्योरिटी या डेट बेसिकली इशू कर रहे हैं, बॉन्ड जिसे हम कहते हैं। सो रिकवरी रेट्स अगर आप देखें तो परसेंटेजेस में 88 से 2002 तक के डाटा को अगर हम देखें तो रिकवरी रेट्स जो है वो जो डिफ़ॉल्टिंग डेट है उसमें बैंक का डेट की बात करें तो उसका रिकवरी रेट तकरीबन 81.5% है। इसका मतलब है कि तकरीबन 18.4% जो है वो रिकवर लोन नहीं हो पाते बैंक से। इसी तरह सीनियर सिक्योर्ड नोट्स जो हैं वो 67% रिकवरी रेट है, अनसिक्योर्ड में वो 46 पे आ जाता है, सबऑर्डिनेटेड नोट्स जो है वो 32.4 पे आ जाते हैं सीनियर, और सिर्फ जो सबऑर्डिनेटेड हैं वो 31.2 पे, और जूनियर सबऑर्डिनेटेड नोट्स है वो 18.7 पे उनका रिकवरी रेट। इसका मतलब ये है कि डिफ़ॉल्ट के चांसेस आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि जूनियर सबऑर्डिनेटेड नोट्स में हाईएस्ट हैं और लोएस्ट बैंक। सो सिंकिंग फंड की बात करें, अब फंड एस्टैब्लिश टू रिटायर डेट बिफोर इट्स मैच्योरिटी। इसी तरह कॉलेबल बॉन्ड सिंकिंग फंड को ही जो वो यूटिलाइज करता है, बॉन्ड दैट मे बी रीपरचेज्ड बाय द फर्म बिफोर मैच्योरिटी एट अ स्पेसिफाइड कॉल प्राइस। फिर डिफिसेंस है एक मेथड, दिस इज बेसिकली a method of retiring corporate debt involving the creation of a trust funded with the treasury bonds। सो जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उनसे फंड करवा के आप जो है वो कॉर्पोरेट डेट को रिटायर करने की कोशिश करते हैं। फिर रिस्ट्रिक्टिव कवेनेंट्स का एक कॉन्सेप्ट है, लिमिटेशन सेट बाय द बॉन्ड होल्डर्स ऑन द एक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेशन। सो जो बॉन्ड होल्डर्स हैं वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस कॉर्पोरेशंस पे लगा सकते हैं कि वो कौन से काम कर सकते हैं और कौन से काम नहीं कर सकते। फिर एक और टर्म यूज होती है नेगेटिव प्लेज क्लॉज। ये बेसिकली क्या है, द प्रोसेसिंग ऑफ गिविंग अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इक्वल प्रोटेक्शन एंड व्हेन एसेट्स आर मोर्टगेज्ड। सो उसमें जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं उनको
प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाती है, स्पेशली जब एसेट्स जो है वो मॉर्गेज करवाए जाए। फिर एक कॉन्सेप्ट है पॉइजन पुट का, a clause that obliges the borrower to repay the bond if a large quantity of stock is bought by a single investor, which causes the firm's bonds to be down rated. So उनकी जो bonds हैं वो obviously bonds की जो ratings हैं वो डिक्लाइन कर जाती है, सॉरी इंक्रीज कर जाती है। जो फॉलिंग ऑफ रेटिंग्स है उसको काउंटर करने के लिए ये एक स्ट्रेटजी जो है वो हो सकती है। लेकिन इसमें जो स्टॉक्स में जो ओनरशिप कंट्रोल है वो करंट मैनेजमेंट से शिफ्ट होने का डर होता है, इस वजह से। फिर पे इन काइंड का एक कॉन्सेप्ट है, अमाउंट दैट मेक्स रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स बट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द बॉन्ड्स लाइफ द इश्यूअर कैन चूज टू पे इंटरेस्ट in the form of either cash या और more bonds with an equivalent face value. So उस कैश जितना जो है वो और ज्यादा bonds उन्हें दे दे, so ये पे इन काइंड हो जाए। पुटेबल बॉन्ड है एक कॉन्सेप्ट, a provision that allows the bond holder to demand immediate payment. So ये क्लास अगर बॉन्ड में लिखी हो पुटेबल बॉन्ड की, तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड होल्डर के पास एक एडिशनल राइट आ गया कि वो अपने बॉन्ड के अगेंस्ट इमीडिएट पेमेंट मांग ले। दिस इज द सेंट्रल फीचर इन लोन गारंटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट। फिर कवनेंट्स में अगर हम देखें तो डेट रेशियोज हैं, सीनियर डेट लिमिट्स, सीनियर बोरोइंग और जूनियर डेट जो है वो लिमिट करती है सीनियर और जूनियर दोनों बोरोइंग्स को। सिक्योरिटी में नेगेटिव फ्लैश का कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा है, इसी तरह स्टॉक्स में हम देखते हैं कि डिविडेंड्स मिलते हैं, यहाँ पे कूपन्स मिलते हैं। कुछ कंट्रीज में इनको भी बॉन्ड्स की पेमेंट्स को भी डिविडेंड्स ही कहा जाता है। फिर इवेंट रिस्क होता है, एक सर्टन इवेंट हो जाए तो उस वक्त रिस्क जो है वो आपका अप या डाउन जा सकता है, जैसे अब आजकल कोविड-19 की सिचुएशन में आपको बहुत सारी सिक्योरिटीज़ में इवेंट रिस्क नज़र आएगा। फिर पॉजिटिव कवेनेंट्स भी हैं, जिसमें एक कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल का या नेटवर्थ का। तो पॉजिटिव कवेनेंट्स में अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो आपकी जो इंटरेस्ट है वो वर्किंग कैपिटल को देख के डिसाइड किया जाएगा कि वो पे किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, वो ग्रो होगा या नहीं होगा। इसी तरह नेटवर्थ ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डेट इशू होता है तो उससे लिवरेज आपको जनरेट होती है, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये पॉजिटिव। इवेंट रिस्क की एक एग्जांपल देखते हैं। अक्टूबर 93 Marriott spun off its hotel management business worth 80% of its value. Before the spin-off, Marriott's long-term book debt ratio was 79%. Almost all the debt remained with the parent. Parent क्या था? Rename Host Marriott. Whose debt ratio therefore rose to 93%. So 93% पे उनकी रेशियो आ गई। Marriott stock price rose 13.8% and its bond prices declined by 30%. So ये आपका जो है वो एक इस इवेंट की वजह से जो स्पिन ऑफ क्रिएट किया था उन्होंने, यानी 80% ऑफ बिजनेस को इंडिपेंडेंट कर दिया, इन जनरल जो है वो सेल आउट कर दिया, तो उससे भी जो है उसकी स्टॉक प्राइस तो इंक्रीज हुई लेकिन बॉन्ड प्राइस है वो डिक्लाइन कर रही। सो बॉन्ड होल्डर सूड एंड Marriott मॉडिफाइड इट्स स्पिन ऑफ प्लान। तो जो बॉन्ड होल्डर्स थे उन्होंने केस कर दिया और Marriott को फिर वो जो अपना स्पिन ऑफ प्लान था वो चेंज कर दिया। फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड का एक कॉन्सेप्ट है जी, कन्वर्टेबल बॉन्ड लफ्ज सी आपको कन्वर्ट बता रहा है कि ये कन्वर्ट हो सकते हैं किस में। मोस्ट कॉमनली जो प्रैक्टिस है वो कॉमन स्टॉक में जो है वो इनको कन्वर्ट करवाया जा सकता है। सो अमेज़न की एग्जांपल है 4.75 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थे 2009 में, और कन्वर्जन रेट भी बता दिया है कि 6.41 शेयर्स मिलेंगे। कन्वर्जन रेशियो इसका मतलब ये है कि एक बॉन्ड के बदले 6.41 शेयर्स आपको मिलेंगे। तो कन्वर्जन प्राइस क्या बनती है?
तो $1000 का बॉन्ड हो 6.41 आपको मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कन्वर्ट करवाने की प्राइस बन रही है आपको 156.05, और उस वक्त मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स थी $120। सो कन्वर्जन की वैल्यू क्या बन रही है 768, जबकि बॉन्ड की वैल्यू क्या थी $1000 थी। सो आपको देखना है कि आपके जो बॉन्ड है वो क्या कन्वर्ट करवाना वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो अगर वो वैल्यू फॉर मनी होगा तो आप जो है उसको कन्वर्ट करवा लेंगे, वरना आप कन्वर्ट नहीं करवाएंगे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम कन्वर्जन का जो राइट है वो बॉन्ड होल्डर के पास हो। सो इस वजह से आप ये कन्वर्जन वैल्यू फाइंड आउट करके अपने लिए क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वाकई आपको कोई बेनिफिट हो रहा है इस कन्वर्जन से या नहीं। अगर यही शेयर प्राइस 160 की होती तो आपको कन्वर्ट करवा लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि शेयर प्राइस 120 की है तो आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। How bonds value varies from firm value at maturity. So अगर हम बॉन्ड वैल्यू को थाउजेंड्स में देखें तो आपकी जो वैल्यू फर्म है उसके साथ आपको नज़र ही आता है कि 1000 अगर उसकी पार वैल्यू है तो उससे नीचे जो है वो डिफ़ॉल्ट का एलिमेंट आता है, और उसके जो ही वो 1000 को टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि वैल्यू फर्म में बॉन्ड जो है वो फुली रीपे हो रहा है। जो कन्वर्जन का रूल है, हाउ कन्वर्जन वैल्यू एट मेच्योरिटी वेरीज विद फर्म्स वैल्यू। तो ये वैल्यू फर्म है और ये कन्वर्जन वैल्यू है। तो कन्वर्जन वैल्यू हमेशा ध्यान में रखिएगा वो पार वैल्यू से ज़्यादा होती है, क्योंकि आप वक्त से पहले कन्वर्ट करवा रहे होते हैं, जिस वजह से वो पार वैल्यू से ज़्यादा होती है। तो इसलिए इसका ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो आपको वैल्यू फर्म 2 मिलियन नज़र आता है, तो वो 1000 से ज़्यादा ही बनेगा। अब आपके पास 3 एलिमेंट्स बन गए। 1000 से नीचे है तो डिफ़ॉल्ट का इशू है, 1000 पे है तो बॉन्ड जो है वो अपनी पार वैल्यू पे रीपे हो रहा है। अगर 1000 से ऊपर है तो यूँ समझिए कि आप कन्वर्जन की तरफ जा रहे हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट है बॉन्ड वारंट पैकेजेस। बॉन्ड और ऑप्शंस का क्या रिलेशनशिप है? वारंट्स आर यूजुअली इशूड प्राइवेटली। वारंट्स कैन बी डिटैच्ड। डिटैच से मुराद ये कि वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। वारंट्स आर एक्सरसाइज्ड फॉर कैश। वारंट्स के बदले में आपको कैश ही मिलता है। पैकेज ऑफ बॉन्ड्स एंड वारंट्स मे बी टैक्स डिफरेंटली। सो बॉन्ड्स पे टैक्स रेट डिफरेंट हो सकता है, वारंट्स पे टैक्स रेट डिफरेंट हो सकता है। वारंट्स में भी इशूड ऑन देयर ओन। जो फर्म्स हैं वो उन्हें इंडिपेंडेंटली भी इशू कर सकते हैं। जब हम वारंट्स एंड ऑप्शंस का रिलेशनशिप की बात करते हैं तो अ बॉन्ड विद एन ऑप्शन इज बेसिकली वारंट, और वो ऑप्शन टू बाय या सेल हो सकती है। सो नॉर्मली जो है वो चूंकि अंडरलाइंग एसेट को यहाँ पे हमने बाय करना होता है तो उसके लिए वारंट्स जो है वो इशू किए जा सकते हैं। तो अगर बॉन्ड पे एक ऑप्शन, एडिशनल ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाए तो वो बेसिकली वारंट बन जाए। फिर हमने कॉन्सेप्ट बात की थी प्रोजेक्ट फाइनेंस की, और इंडिपेंडेंटली हम फाइनेंसिंग करें तो उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। सो प्रोजेक्ट इज बेसिकली सेट अप एज अ सेपरेट कंपनी। So a major proportion of equity is held by project manager या contractor. So provision of finance and management दोनों linked होते हैं, और प्रोजेक्ट फाइनेंस में जो कंपनी है वो हाईली लीवर्ड होती है, यानी उसमें जो डेट ज़्यादा होती है। सो पार्टीज इन प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टर है, सप्लायर है, वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट कंपनी को अफेक्ट कर रही होती है। इसी तरह गवर्नमेंट भी अफेक्ट कर रही होती है। तो जो प्रोजेक्ट कंपनी है उसको जो फाइनेंसिंग कहाँ से मिल रही होती है? इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं, इक्विटी स्पॉन्सर्स होते हैं, इसी तरह लेंडर्स भी हो सकते हैं।
और फिर प्रोजेक्ट कंपनी का परचेजर हो सकता है। सो रिस्क एलोकेशन इसमें जो है वो कैसे बॉन्ड्स में हो सकती है। सो कंप्लीशन या कंटिन्यूइंग मैनेजमेंट के लिए अगर हम रिस्क के एलिमेंट्स को देखें तो वो स्पॉन्सर को शिफ्ट हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट में मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट या कंप्लीशन गेट्स या वर्किंग कैपिटल मेंटेनेंस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जनरेट होते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के रिस्क को कवर करने के लिए जो रिस्क को ट्रांसफ़र किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्टर को किया जाता है इसमें, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स क्या हो सकते हैं आपके, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फिक्स प्राइस या डिले पेनल्टीज कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको मिल सकती हैं। रॉ मटेरियल्स का रिस्क जो है वो सप्लायर्स को शिफ्ट किया जा सकता है अगर हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें लॉन्ग टर्म, इंडेक्स प्राइसिंग कर लें, या सप्लाई और पे के एस्पेक्ट में हम डिफिनीशंस है वो टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर लें। इसी तरह जो रेवेन्यू के रिस्क हैं उनको परचेजर्स की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। इनमें भी आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं उनके साथ, इंडेक्स टू कॉस्ट कर सकते हैं, टेक और पे का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, थ्रू आउट एग्रीमेंट्स थ्रूपुट एग्रीमेंट्स आप कर सकते हैं। इसी तरह टोलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए रेवेन्यू रिस्क को रेमेडी करने के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसी तरह कंसेशन या रेगुलेशन के लिए के रिस्क को हैंडल करने के लिए वो रिस्क जो है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसके लिए आप कंसेशन एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। इसी तरह करेंसी कन्वर्टेबिलिटी का जो रिस्क है वो भी आप गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। कॉम्फर्ट लेटर्स जो है वो अपने लिए ले सकते हैं। हार्ड करेंसी पे टू ऑफशोर एस्क्रो अकाउंट हो सकता है। तो इस तरह की मल्टीपल ऑप्शन आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब जब हम बात कर रहे थे, लास्ट टॉपिक था हमारा बॉन्ड इनोवेशंस का। सो लिक्विड यील्ड ऑप्शन नोट्स ये एक तरह का बॉन्ड है। इसमें पुटेबल, कॉलेबल और कन्वर्टेबल जीरो कूपन डेट जो है वो इस सारे इसमें फॉल करते हैं। इसी तरह फ्लोटिंग प्राइस डेथ स्पाइरल कन्वर्टेबल्स भी हो सकते हैं। कन्वर्टेबल डेट वेयर द बॉन्ड होल्डर्स कैन कन्वर्ट इनटू अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसी तरह एसेट बैक सिक्योरिटीज हैं। मैनी स्मॉल लोन्स आर पैकेज टुगेदर एंड रीसोल्ड एज अ बॉन्ड। बहुत सारे स्मॉल लोन को इकट्ठा करके एज अ बॉन्ड जो है वो आप इशू करें। इसी तरह कैटेस्ट्रॉफी बॉन्ड हैं। पेमेंट्स आर रिड्यूस्ड इन द इवेंट ऑफ स्पेसिफाइड नेचुरल डिजास्टर्स। अगर स्पेसिफाइड नेचुरल डिजास्टर्स में से कुछ हो जाए तो फिर आपकी पेमेंट्स रिड्यूस हो जाती हैं, अदरवाइज आपको फुल पेमेंट्स हो जाती हैं। इसी तरह रिवर्स फ्लोटर्स हैं, इनमें यील्ड कर नोट्स भी कहलाते हैं। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स that pay a higher rate of interest when other interest rates fall। बाकी इंटरेस्ट रेट्स अगर कम हो रहे हो तो इस पर हाई मिलेगा। एंड अ लोअर रेट व्हेन अदर रेट्स राइज। अगर बाकियों के रेट राइज होंगे तो इस पर लो रेट आपको मिलेगा। इस तरह इक्विटी लिंक बॉन्ड्स है। पेमेंट्स आर लिंक्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स। और पे इन काइंड बॉन्ड्स ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। रेट सेंसिटिव बॉन्ड्स हैं। कूपन रेट चेंजेस एज कंपनीज क्रेडिट रेटिंग चेंजेस। सो क्रेडिट रेटिंग चेंज होगी तो आपकी कूपन रेट भी चेंज होगा। इस तरह रैचेट बॉन्ड्स हैं। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हुज कूपन्स कैन ओनली बी रीसेट डाउनवर्ड्स। सो कूपन्स के जो रेट्स हैं वो सिर्फ नीचे आ सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते, तो उनको हम रैचेट बॉन्ड्स कहते हैं। ये हुए फ्लोटिंग रेट ही, लेकिन अपवर्ड की लिमिट सेट है, डाउनवर्ड की कोई। तो अगर आप स्ट्रेट बॉन्ड को देखें तो उसकी जो वैल्यू ऑफ स्ट्रेट बॉन्ड है ये आपको इस तरह से एक लाइन मिलेगी, इस वजह से इसको स्ट्रेट बॉन्ड कह रहे हैं। लेकिन अगर कॉलेबल बॉन्ड है तो वो ये कर्व जो है वो आपकी फ्लैट होना शुरू हो जाती है आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। सो स्ट्रेट बॉन्ड की वैल्यू कंटिन्यू रहती है 45 डिग्री पे, जिस वजह से इसको स्ट्रेट बॉन्ड कहते हैं। ओके जी, दैट्स इट। If you have any queries, please ask. Thank you. Allah Hafiz.